फिदायीन को जब हम देखते हैं तो हमें एक आदमी काले कपड़ों के अंदर सुसाइड वेस्ट पहन के नज़र आता है और हमें लगता है कि ये आदमी जो है ये ख़तरनाक है। लेकिन उससे कहीं पहले जब उसने सुसाइड वेस्ट नहीं पहनी, उसके हाथ में AK-47 नहीं आई, उससे कहीं पहले उसके दिमाग में एक थॉट प्लांट किया जाता है जिसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। जैसे ही हमने फिल्म का पहला टीज़र डाला, डिजिटल पोस्टर आया और फिल्म का टाइटल बाहर आया, अनाउंसमेंट आई, तो उसके बाद से ही लोग जो है इसके ऊपर ऐतराज़ जताने लगे और उन्होंने ये मान लिया, हमें मौका भी नहीं दिया कि वो हमारी फ़िल्म को देखें। उससे पहले ही उन्होंने इस बात को हमारे ऊपर जो है वो चस्पा कर दिया कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और हम एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं इस्लामोफोबिया है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। हम कह रहे हैं स्थिति इतनी है कि आप मुसलमान को मुसलमान कह के नहीं पुकार सकते। उनके द्वारा फैलाई गई किसी गंदगी के बारे में आप बात नहीं कर सकते। जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ये बोल रही हैं कि आप रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। भाई 72 हूर के नाम पर ही वो ये कर रहे हैं ना। जो एक्टर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लास्ट मोमेंट पे तो हमारा सेट खड़ा रहा, वो पैसा अलग लगता रहा। एक आदमी जिसके जहन से आपने मौत का डर निकाल दिया, उस आदमी ने सुसाइड वेस्ट पहनी ली। अब वो चलता फिरता बॉम्ब वो कहीं भी ट्रिगर हो सकता है और उसकी जद में आने वाले वो लोग होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। मेरा काम है एज अ फिल्म मेकर एक उस चीज़ को, बर्निंग इशू को सामने लेके आना, लेकिन उसको सपोर्ट पब्लिक का चाहिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये लाइंस मिर्ज़ा गालिब की है और आज के पॉडकास्ट को ये लाइंस बहुत ही क्लियरली और क्लेवरली डिफाइन करती है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं 72 हूरे फिल्म के डायरेक्टर संजय चौहान जी से और इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तनवर जी से। एक तरफ जहां आपको डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव मिलेगा इस पॉडकास्ट में अबाउट दिस फिल्म, वहीं दूसरी ओर आपको एक प्रोड्यूसर का भी रोल पता चलेगा ऐसी फिल्मों में। संजय सिंह जी ने और गुलाब सिंह जी ने बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट तरीके से इस पूरे पॉडकास्ट में ये समझाया कि इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट की जा रही है और ये सभी कंट्रोवर्सीज कितनी आर्टिफिशियल है। ये फिल्म किसी समुदाय या किसी रिलीजन के ऊपर एक अटैक नहीं है। ये फिल्म बस एक ग्लोबल इशू के ऊपर एक रियलिटी चेक है और ये ग्लोबल इशू है टेररिज्म। दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म पे कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट ही वो एक माध्यम है जिससे हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्ते संजय जी, वेलकम ऑन द शो। नमस्ते जय। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिल्म अब रिलीज होने वाली है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई है एंड आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इस फिल्म को, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। सर, पहली चीज़ मुझे जो आपसे पूछनी है वो ये कि 72 हूर, ये जो एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया? आपने जैसे एक दूसरे इंटरव्यू में कहा था कि 2010 में शायद आपने फर्स्ट इसको आइडिया को कंसीव किया था जी। तो ये कहाँ से आइडिया आया था आपको? देखिए, हम इंडिया में जिस आई थिंक 1980s से टेररिज्म के बारे में सुनते आ रहे हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं कश्मीर के अंदर जो हुआ, उसके बाद में जो देश के दूसरे हिस्सों में हुआ और जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती चली गई, 90 का जब दशक आया तो टेररिज्म ऑलमोस्ट घरों तक पहुंच गया था। आप बाज़ार निकलते थे, मार्केट प्लेस में जाते थे, बाहर निकलते थे, ट्रेन में ब्लास्ट हो रहे हैं, बसेस में ब्लास्ट हो रहे हैं, मंदिरों में ब्लास्ट हो रहे हैं। फिर 2000 आया तो ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रही, इसके बाद में ये यूरोप और अमेरिका पहुंच गए। हमने बड़े बड़े इंसिडेंट्स देखे, 9/11 देखा, ट्विन टावर्स का, पेरिस बॉम्बिंग, लंदन ट्रेन ब्लास्ट, इंटरनेशनल हो गया ये। और इस सब के अंदर एक थ्रेड कॉमन था, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इसे प्रमोट करती हैं, वो लोग जो इसे फैलाते हैं, उन सब के हाथ थे इन सारे इंसिडेंट के अंदर। तो ये हमेशा से एक बहुत इंट्रिगिंग चीज़ थी मेरे लिए कि आखिर क्या है वो सोच जो इतनी ख़तरनाक है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो मिलती है वो ये लाइफ है।
क्या है जिसके बदले में आप ये भी देने को तैयार हो? कैसे आप किसी को तैयार करते हो इस बात के लिए कि वो अपनी जान देने पर आमादा हो जाए? और वहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे ये पता चला और इसी को केंद्र में रख के इस कहानी का ताना-बाना बुना है। ये उस थॉट का, ये उस विचार का जो इंसान को इतना ख़तरनाक बना देता है कि वो फिर उसके सामने कोई लॉजिक और कोई बात मैटर नहीं करती और वो अपनी आइडियोलॉजी से ड्रिवन होकर न सिर्फ अपनी जान देता है बल्कि न जाने कितने बेगुनाह और इनोसेंट लोगों की जान ले लेता है। सो ये जो आसपास की जो घटनाएं घट रही थी, जो इंसिडेंट हो रहे थे, वहीं से कहीं ना कहीं आपको ये जो सीड्स हैं वो मिलते रहते हैं और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ अटक जाते हैं, आपके जहन में कहीं रह जाते हैं और फिर आपको लगता है कि शायद एज अ क्रिएटिव पर्सन ये आपकी कॉलिंग है, आपको उसके ऊपर काम करना है, इसीलिए इतने टाइम से ये है। तो इस फिल्म के साथ में जैसे आपने भी कहा भी, एक लंबा वक्त लगा है मुझे आइडिया से लेकर इस फिल्म के पिक्चराइज करने में, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन एंड फिर ये मुश्किलें वहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही फिल्म तैयार थी, कोविड शुरू हो गया और फिर हम सही समय का इंतज़ार करते रहे कि कब आखिर इस फिल्म को थिएटर में लेके आएँ, लोगों के बीच में लेके आएँ। तो फाइनली अब वो मौका आया है। वक्त लगा है लेकिन जिस पैशन से इसको पहले दिन सोचा गया था, वही पैशन से आज भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत कम होता है जिस तरीके से फ़िल्में बनाई जाती हैं कि आप एक आइडिया के साथ में, एक फ़िल्म के साथ में, एक सब्जेक्ट के साथ में इतना टाइम स्पेंड करें। अब जैसे बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे आई एम श्योर, क्योंकि फिल्म का जो थीम है, अब कुछ भी आप इस्लाम के बारे में कोई भी फिल्म बना लीजिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, बट होता ये है कि वो एक विक्टिम कार्ड वाला आ जाता है खेल उसमें। तो इस फिल्म के साथ भी वही हो रहा है, कंट्रोवर्सीज बन रही है। सो उस चीज़ को के साथ आप कैसे डील कर रहे हो अभी? देखिए, जब मैं इस फिल्म के बारे में काम कर रहा था तो अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो हमें उम्मीद तो थी कि कुछ लोग जो है वो फिल्म को क्रिटिसाइज़ करेंगे इसके सब्जेक्ट के लिए। हमारी इंटेंशंस को और इस फिल्म के सब्जेक्ट को जज किए बिना वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस फिल्म को एक सर्टेन लेबल के ऊपर जो है वो लगा देंगे। वो बात सच भी साबित हुई। लेकिन इससे पहले भी कुछ एक फ़िल्में आई हैं जिनको लोगों ने बोला, लेकिन उन फ़िल्म्स को देखने के बाद में, रिलीज़ के बाद में जो है वो एक कैटेगरी में डाल दिया या प्रोपेगेंडा फ़िल्म बोला या कि ये इस तरीके से किसी को टारगेट कर रही है। इरादा उनका भी नहीं था, इरादा हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस फ़िल्म के साथ में ये रहा कि जैसे ही हमने फ़िल्म का पहला टीज़र डाला, डिजिटल पोस्टर आया और फ़िल्म का टाइटल बाहर आया, अनाउंसमेंट आई, तो उसके बाद से ही लोग जो है इसके ऊपर ऐतराज़ जताने लगे और उन्होंने ये मान लिया, हमें मौका भी नहीं दिया कि वो हमारी फ़िल्म को देखें। उससे पहले ही उन्होंने इस बात को हमारे ऊपर जो है वो चस्पा कर दिया कि ये एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है और हम एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन इस दोनों ही चीज़ के लिए उनको थिएटर में आके पहले फ़िल्म देखनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो उसकी वजह हो सकती है, उस बात को सीरियसली लिया जा सकता है। उससे पहले तो उनकी बातों को क्या ही आदमी सीरियस लेगा। करेक्ट सर। इसमें अब दो चीज़ें जिस पे से आई थिंक सो आपको भी इसकी चीज़ की क्लैरिटी लोगों को देनी चाहिए, विच इज़ आइडिया वर्सेस इंडिविजुअल। इस चीज़ का पूरा ये एक वॉर है। तो आपकी जो फिल्म है 72 हूरे, ये आइडिया पे है या इंडिविजुअल्स पे, जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं किसी भी मतलब मिसलेड यूथ का, तो ये उनके ऊपर फिल्म है या जहाँ से ये आइडिया आता है उन्हें उस चीज़ के ऊपर फिल्म है? देखिए, ये उस मेथोडोलॉजी के ऊपर है जो जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम लोग जब एक किसी सुसाइड बॉम्बर्स को, फिदायीन को जब हम देखते हैं तो हमें एक आदमी काले कपड़ों के अंदर सुसाइड वेस्ट पहन के नज़र आता है और हमें लगता है कि ये आदमी जो है ये ख़तरनाक है। लेकिन उससे कहीं पहले जब उसने सुसाइड वेस्ट नहीं पहनी, उसके हाथ में AK-47 नहीं आई, उससे कहीं पहले उसके दिमाग में एक थॉट प्लांट किया जाता है जिसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। ये उसके बारे में है कि कैसे सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर लेके, बाज़ दफ़ा वो लोग ख़ुद भी तैयार होते हैं इस चीज़ के लिए और उनको सिर्फ़ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है जो ये तंजीमें करती हैं, जो ये दुनिया भर के अंदर चल रही हैं और ये आतंकवाद को प्रमोट कर रही हैं। तो ये उसी आइडियोलॉजी के ऊपर कि वो किस तरीके से उस विचारधारा को इनके अंदर लाते हैं, ये नज़रियाती लोगों की उन बातों को भी दिखा रही है जो किस तरीके से इस थॉट को उनके अंदर डालते हैं और फिर हम जिसे देखते हैं कि वो मानव बम की फॉर्म में, ह्यूमन बम बन के सामने आ जाते हैं और सिर्फ फटने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर बात करती है। राइट सर, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि लोग टीज़र देख के भी मतलब बहुत जल्दी इग्नाइट हो गए एंड फिल्म के बारे में चीज़ें बोलने लगे। दो नाम है जैसे रानी चटर्जी और तौकीर रज़ा, मौलाना तौकीर रज़ा। तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कही इस फिल्म को लेके, प्रोपोगंडा भी कहा
एंड बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की। तो ऐसे वक्त पे जब फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा दूर रहिए इस प्रोजेक्ट से, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है फिल्म मेकिंग को लेके उस टाइम पे? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। सिर्फ टीज़र के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर क्या है? तो ये हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी इन निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि उन्होंने पोस्टर देखा, नाम सुना, टीज़र देखा और ट्रेलर देखा और उसके बेसिस पर वो उस फ़िल्म के बारे में कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दबाज़ी कर रहे हैं। उनको फ़िल्म देखनी चाहिए। उनको कैसे पता कि इस फ़िल्म के अंदर क्या है और उनको टारगेट किया जा रहा है या मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो जो भी लोग, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, मैं मौलाना साहब को बोलूँगा कि वो फ़िल्म को देखें और उसके बाद में फिर वो बात करें, तो वो ज़्यादा वज़नदार बात होगी, ज़्यादा सही बात होगी, क्योंकि अपने आप को एक मौका दें उसको देख के और फिर उसके बारे में बात करें, क्योंकि अभी तो वो जो चीज़ें देख रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, और शायद ये हो सकता है कि थोड़ा रॉ टॉपिक हो बात करने के लिए। अब जैसे सेंसर बोर्ड ने भी आपसे कहा जब ट्रेलर आया तो कि उसमें कुरान जो वर्ड है उसे म्यूट कर दीजिए आप, क्योंकि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। बट ये वही सेंसर बोर्ड है जिसने इंडियाज़ मोस्ट वांटेड एक फिल्म थी या वेब सीरीज़ थी, उसमें भगवद गीता का जो मेंशन था, एक टेररिस्ट मेंशन कर रहा है अबाउट भगवद गीता, उसे क्लीन चिट मिल गई। एंड कुरान इज़ ऑल्सो द बुक जिसमें लिखा है अबाउट 72 हूरें। तो उस चीज़ को लेके आपका क्या बोलना है? मतलब क्या आपके साइड से कभी ऐसा था आइडिया या कुछ कि ठीक है हम इस चीज़ को निकाल देते हैं, या हमेशा यू वर वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये तो रहेगा ही? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो फ़िल्म के अंदर होनी चाहिए, जब आप फ़िल्म का सेंसर सर्टिफिकेट लेते हैं तो उनकी एक गाइडलाइंस होती है जिसके तहत उनकी एक कमेटी जो है वो बनती है और वो अपनी रिकमेंडेशंस देती है। उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर मॉडिफिकेशंस होती हैं। वो सारा प्रोसेस तो ख़त्म हो चुका है। अब जब ये ट्रेलर की बात है, ट्रेलर के अंदर वो कुछ सुझाव थे उनके जिनको कि हमने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें लगता है कि ये फ़िल्म के अंदर कहना इस बात को जिस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है वो बेहद ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि मैं इस चीज़ में ये जग ज़ाहिर बातें हैं कि किस तरीके की चीज़ें क्लियर होती हैं और क्या चीज़ें रह जाती हैं। मगर ये हमारा डिसीजन था कि ठीक है, हम डिजिटल पर जाएंगे, लेकिन हम किसी भी वर्ड को डिलीट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ म्यूट नहीं करेंगे, कोई शॉट जो है वो रिमूव नहीं करेंगे और हमने जैसे डिज़ाइन किया है हम उसको उसी फॉर्म में लेके आएंगे। हो सकता है कि सेंसर बोर्ड एक्स्ट्रा केयरफुल रहा हो हाल ही की चीज़ों में हुई बातों को, उनका इंटेंशन उस चीज़ को लेकर हो, और हो सकता है कि वो उनको विशेष रूप से ये शब्द ही जो है वो खटक रहा हो और उन्होंने उसी को टारगेट करने के लिए बोला कि आप ये निकाल दीजिए। बिकॉज़ मैं जिस बात को कह रहा हूँ ये चीज़ उसी कॉन्टेक्स्ट में है। फिल्म आतंकवाद की बात कर रही है, बहुत सारे जो तंजीमें हैं वो इस्लामिक आतंकवाद को ही प्रमोट कर रही हैं, जो उस तरीके से ही वहाँ से निकल के आने वाले वो इस्लामिक तंजीमें हैं, वो बोको हरम हो, अल शबाब हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, अल-कायदा हो, आइसिस फॉर दैट मैटर जो हो, ये सभी लोग क्या बोल रहे हैं और ये सब जानते हैं कि वो किस तरीके से इनके जहन के अंदर क्या भरते हैं और किस तरीके से वो इनको तैयार करते हैं। तो अगर उन बातों को अगर आप उसी फॉर्म में दिखाते हैं जैसे वो कही जा रही हैं, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसको सामने लेके आने की ज़रूरत है ताकि फिर उसको एड्रेस किया जा सके, उसके ऊपर बातचीत शुरू हो सके। ये एक शुरुआत है जहाँ पर एटलीस्ट लोग आएँ और इसके ऊपर आगे इसको आगे लेके जाएँ। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, मेरा जो काम है वो कि यहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाना, उसके आगे अब बाकी जो आलिम लोग हैं, जो दूसरे समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो अपने तरीके से इसके ऊपर अपने अपने क्षेत्र में इसके ऊपर बातें करें, काम करें। राइट सर, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस फिल्म को मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में जोड़ दिया, एंड ये वही लोग हैं जो कहते हैं एक तरफ पे कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड स्पेशली अगर हम बात करें 72 हूरें, तो एक जो क्रक्स है फिल्म का वो ये भी है कि किस तरह से एक टेररिस्ट क्रिएट किया जाता है। तो ये ब्रेन वॉशिंग जो होती है, अगर आप इसके बारे में लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सके कि ये किस तरह से होती है, एग्जैक्टली किस तरह से उन्हें मतलब मिसलेड यूथ को अपने दायरे में लाया जाता है और फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बिंग या कोई भी तरह का अटैक करने पे मजबूर किया जाता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, इस फिल्म को टारगेट करने के लिए, मुझे टारगेट करने के लिए, इस फिल्म को गिराने के लिए वो ये भूल गए हैं कि वो डिफेंड किसको कर रहे हैं, टेररिज्म को। हम डे वन से सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं। जब हमारा पहला टीज़र आया उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों के फोटोग्राफ्स हैं जो ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं की दुनिया के, टेररिज्म की दुनिया के। अब उनको उस चीज़ को आप बोल रहे हैं, आप रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत है, आप एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं।
जब बात टेररिज्म की हो रही है और आप ही के लॉजिक से जाएं तो इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया? तो कहीं पर ये चीज़ है कि उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या टेररिज्म को जोड़ने से रिलीजन आ रहा है, या जब ऐसे इंसिडेंट होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। मैं डे वन से यही बात कर रहा हूँ, यही मेरे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, यही सभी लोग जो फिल्म से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो कहीं पर उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं और इस टेररिज्म से आपका कहाँ से रिलीजन जो है वो बीच में आ रहा है। हाँ, ये जो टेररिस्ट जिसकी कहानी मैं कह रहा हूँ, वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रहे हैं, वो अपनी इंस्पिरेशन जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स और उनकी किताब और उनसे लेते हैं। हालांकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ जिसमें मैं रिलीजन के ऊपर बात करूँ, मगर मैं टेररिज्म के ऊपर मैंने रिसर्च की है, ये फिल्म उसके ऊपर है, मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। और वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को किस तरीके से ये हुरों का कॉन्सेप्ट जो है तिल्स्म बना के बेचा जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो देखते हैं उन लोगों से, उनकी ज़िंदगी से जिनको तैयार किया था, और सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि मजबूरी से आ रहे हैं या मिसगाइडेड यूथ, हम अक्सर बोलते हैं कि वो टेररिस्ट बन गए। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप ओसामा बिन लादेन की बात करें तो वो तो एक टाइकून था, उसकी एक एम्पायर थी, कंस्ट्रक्शन मैग्नेट था वो आदमी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस के अंदर डिग्रीज ले रखी हैं, तो एजुकेटेड बैकग्राउंड से भी हैं, इलिटरेट भी हैं, अर्बन रूरल हर एरिया से आते हैं। लेकिन ये जो इसके बीच में जो एक कॉमन चीज़ है वो है ये फिलॉसफी, ये वो विचार जिसको, जो वो नज़रिया जो उनके दिमाग में प्लांट किया जाता है, जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, ये उसके बारे में बात कर रही है। अब उसका ताना बाना बुनते वक्त बहुत सारी चीज़ें उजागर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके दायरे के अंदर आती हैं। जब उन पर बात होने लगती है तो कुछ लोग असहज होने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमें टारगेट कर रहे हो। मैं इन सारी चीज़ों को, ज़रूरत है उनको ये डिसाइड करने की कि जो ये करते हैं वो उनकी बुराई करिए, इस घटना की निंदा करिए, उन लोगों को रोकिए, बिकॉज शायद इससे आप एक बेहतर समाज क्रिएट कर पाएंगे। एक फिल्म को रोक देना, एक बात को कहे जाने से उसके बारे में विरोध जताना या इस फिल्म को बैन कर देने की डिमांड करना, वो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि आप इसकी एवज में किसी और चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं ये उन सब लोगों से जो बैन करने की बात कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ इस चीज़ को। सर ये बहुत फ़नी भी चीज़ है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जो सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, तो इसका जो एक बहुत पुराना हमारे पास में एक पता है कि ऐसा हुआ था, ये रोम में हुआ था, ज़ीलेट्स ने किया था। तो वो जाते थे रोम के सोल्जर्स के सामने, उन्हें मारते थे और उन्हें ये पता होता था कि इन्हें मारेंगे तो हम खुद भी मरेंगे। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। जापान में कामिकाज़े करके एक ट्रूप उन्होंने पूरा तैयार किया था जो यूएस शिप्स के ऊपर अटैक करता था। तो रिलीजन तो यहाँ पे आता नहीं, सुसाइड बॉम्बिंग हैज़ बीन देयर हर चीज़ में, और हर कोई इसे एक टूल की तरह यूज़ करता है। और आपने बीच में एक चीज़ कही कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो ब्रेन वॉश नहीं होते, जो अपने मकसद से आते हैं, सोच समझ के आते हैं। तो जैसे हमने, मेरे पास में डेटा है इनफैक्ट इस बात का कि मीडिया भी किस तरह से वाइट वॉश करता है इन टेररिस्ट को। तो फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर अरेना में बॉम्बिंग हुआ था बाय सलमान अबीदी, और सेम 72 हूरों के लिए बॉम्बिंग की थी। बट ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल ने जो हेडलाइन लिखी थी वो ये थी, सलमान अबीदी लंदन ब्रिज जिहादी वॉज लेफ्ट ट्रॉमेटाइज्ड बाय डेथ ऑफ हिज फादर, एंड इसलिए उसने टेररिज्म किया। इनफैक्ट राजदीप सरदेसाई एंड बरखा दत्त, उन्होंने अजमाल कसाब को भगत सिंह के साथ में जोड़ा, एंड दे हैव पोर्ट्रेड हिम कि वो एक मिसलेड यूथ था जिसने ज्वाइन कर लिया। सब्जार अहमद भट्ट, तो इसकी स्टोरी ये कश्मीर से है, हिजबुल मुजाहिदीन, एंड इसके बारे में कहा गया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इसने टेररिज्म ज्वाइन किया क्योंकि इसका दिल टूट गया था। तो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता नहीं, ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। देखिए, लंबे टाइम तक हमने कभी इस चीज़ को सही से इसको एड्रेस ही नहीं किया। एग्जैक्टली इसी रीज़न से इस फिल्म की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो आपने आपकी रिसर्च अच्छी है, आपने रोमन एम्पायर से लेके इसको जापानीज़ वर्ल्ड वॉर 2 तक जोड़ा है। तो आप एक चीज़ देखिए कि उन्होंने कभी भी सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किए। आर्मी वर्सेस आर्मी थी। कामिकाज़े फाइटर्स जब जाते थे, निकलते थे, तो वो किसी सिविलियन जगह को टारगेट नहीं कर रहे होते थे, आर्मी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे होते थे। जंगें जो होती हैं वो दो लोगों के बीच में आमने सामने, दोनों इस बात के लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, वो उनके बीच की चीज़ है। किसी बाज़ार में आप अपने घर के लिए सामान लेने, अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ें लेने गए हैं, आप किसी स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ के गए हैं, आप किसी मंदिर में माथा टेकने के लिए गए हैं, ऐसी जगह के ऊपर जब वो बॉम्बिंग होती है, आप उसको इन सब चीज़ों के साथ में नहीं जोड़ सकते। ये जो उन्माद है, ये जो चीज़ कि आप अपने मकसद को पाने के लिए सिविलियंस को, इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, जिनको, जो अपनी रोजी रोटी की
तैयारी के लिए बाहर निकले हुए, ऑफिस गए हुए, ट्रेन में गए हुए लोग कौन थे वो लोग जो बाज़ार में निकल के आते हैं, अक्षरधाम टेम्पल में गए हुए लोग। तो ये हर तरफ ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं पर इनके पीछे जो लोग हैं, हाँ, शायद एक लंबे समय तक इनकी सही मकसद को दबा के रखा है मीडिया ने, और उनको बहुत सारी दूसरी चीज़ों से, बिकॉज मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि ये फिल्म शायद इसलिए असहज कर रही है, ये सीधे बात कर रही है। जो हमेशा कारपेट के नीचे डाल देते थे कि किसी के पास में रीज़न था, रीज़न क्या था वो मैटर नहीं करता, वो क्यों कर रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, आप उसकी भी तो बात करिए कि उसके कर देने से कि किसी का दिल टूटा या किसी के फादर से प्रॉब्लम थी या किसी के घर का इशू था, उस बात के लिए आप क्या लोगों को मार देंगे आप? लेकिन आप इस तरीके के लोगों को आप लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तैयार करते हैं। ये एक सोचा समझा मेथड है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये बहुत जहरीली है। कहीं पर इस पर बात करने की ज़रूरत है, और जब इस पर बात होगी, ये फिल्म एक शुरुआत है, और ये इससे सिर्फ ये हमारी इस देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया के अंदर सब लोग दुखी हैं। आज आप देखिए ना, कितनी जगह पर हादसे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, किस तरीके के राइट्स होते हैं, उसके बाद के किस तरीके का अंजाम होता है, और हर तरीके से नुकसान होता है आम लोगों का। तो ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रही है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी बात ही नहीं करते, इवन मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी बात नहीं करते, और वो एक सर्टेन तरीके से पोर्ट्रे करते हैं उनको। तो मुझे ये लगता है कि ये एक शुरुआत है, और ये इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग जाएँ, इसको देखें, ताकि इसकी गंभीरता को समझें कि क्यों ये फ़िल्म एक इम्पॉर्टेंट फ़िल्म है। और सर, इसका जैसे आप अभी बात कर रहे थे, तो हर जगह पे ये बॉम्बिंग्स है, ग्लोबल लेवल पे होता है ये जो टेररिज्म है, एंड इसके वजह से इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। अफगानिस्तान में एक स्कूल में बॉम्बिंग हो गई थी, सुसाइड बॉम्बिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉन इस्लामिक जगहों पे ही हो रही है। तो जो लोग कहते हैं कि ये फिल्म अगेंस्ट इस्लाम है, उनके लिए तो ये एक सच्चाई है फिर, कि अफगानिस्तान में भी सेम तरीके से ही और सेम लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं। देखिए, इसको इसीलिए बार बार जब ये बात कही जा रही है कि ये सिर्फ टेररिज्म की बात कर रही है, आप इसको रिलीजन से मत जोड़िए, तो वो बात वहीं पर चली आती है आप। लेकिन प्रॉब्लम ये वहाँ शुरू होती है जहाँ पर बॉम्ब जो है वो मजहब देख के फोड़े जाते हैं कि आप इधर जाइए, और उनके अपने मकसद है, किसी को गजवाए हिंद करना है, किसी को एक सर्टेन एरिया के अंदर कुछ अनरेस्ट क्रिएट करना है, वजह जो भी हो, मगर दुनिया में शांति रहनी चाहिए, और ये आतंकवाद की वजह से वो खतरे में है। एक आदमी, क्योंकि आप एक बात को समझिए, एक आदमी जिसके जहन से आपने मौत का डर निकाल दिया, उस आदमी ने सुसाइड वेस्ट पहन ली, अब वो चलता फिरता बॉम्ब वो कहीं भी ट्रिगर हो सकता है, और उसकी जद में आने वाले वो लोग होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हुए हैं, अपनी एजुकेशन के लिए निकले हुए हैं, अपने किसी घर वालों से, परिचितों से मिलने निकले हुए हैं, और वो लोग इसका शिकार बनते आए हैं, बनते रहेंगे। क्योंकि आज भी वही हो रहा है मेरी फिल्म के साथ में भी, कि लोग इसको, मैं एक ही बात हर प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि टेररिज्म के बारे में बात कर रही है, उस बात को नज़रअंदाज करते हुए जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ये बोल रही हैं कि आप रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। भाई, 72 हूर के नाम पर ही वो ये कर रहे हैं ना। ज़्यादातर लोग जो हैं उनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी जगह पर उनके कन्फेशंस हैं। जो लोग इस हादसों में ज़िंदा पकड़े गए हैं, उनके जो नार्को टेस्ट हुए हैं, उसके अंदर उन लोगों ने ये बातें कही हैं, और हम सब जानते हैं। मतलब मुझे ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम जो सुन रहे हैं, जो लोग हैं, वो सब नहीं जानते हैं इस बात को? मगर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो फिल्म के वजह से वो विरोध किसी और चीज़ का करना चाह रहे हैं कि आप इस तरह की कोशिश मत करिए। राइट। तो बेसिकली अब जैसे बहुत सारे विमेंस राइट्स के भी ग्रुप्स होते हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, या फेमिनिस्ट ग्रुप्स हम उन्हें बोल सकते हैं, तो उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए इस फिल्म को, क्योंकि यूट्यूब पे ओपनली क्लिप्स अवेलेबल है। मौलानाज जो है वो क्लियरली बोल रहे हैं मुस्लिम मेन से कि आपकी जो वाइफ है वो बदसूरत है, आप उसके लिए क्यों जी रहे हो, 72 हूर आपका जन्नत में इंतज़ार कर रही है, और ये लिटरली वहाँ पे है, क्लिप्स अवेलेबल है। तो इस चीज़ को लेके तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए ना फिर। देखिए, सभी को एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप एक सही बात कह रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो भी फिल्म के अंदर है वो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं है। उसके उस तरीके की फ़िलॉसफी, उस तरीके की बातें आपको यूट्यूब वीडियोस में, यहाँ पर एक मौलाना जो बोल रहा है वो उस तरीके की चीज़ें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं चीज़ें इंस्पायर्ड तो आसपास के मटेरियल से ही होती हैं। आप देखते हो उनको, उन्हीं से इन चीज़ों को बनाते हो। मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेहनत आपकी तभी सफल होती है जब आप लोग उसको देखने आए, वहाँ तक पहुँचे। अभी तो हमारी ज़्यादा लड़ाई जो है वो इसी बात को लेके हो रही है कि हम लोगों के बीच में पहुँचें, क्योंकि वो आवाज़ें ज़्यादा बुलंद हो रही हैं जो इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि ये थिएटर तक पहुँचे। वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ें हैं, और उसके बीच में इसको सपोर्ट करने वाली आवाज़ें कम हैं।
थिएटर्स नहीं है हमारे पास में, हम रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास में कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये अपील भी करता हूँ आपके ऑडियंस के साथ में कि लोग अपने आसपास वालों को अवेयर कराएं, उनको बोलें कि ये जाके देखें, एग्जीबिटर्स को बोलें। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की ताकत से फिल्म आगे बढ़ सकती है। सिर्फ एक मेरा काम है एज अ फिल्म मेकर, एक उस चीज़ को, बर्निंग इशू को सामने लेके आना, लेकिन उसको सपोर्ट पब्लिक का चाहिए। और वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हमारे पास में वो रिसोर्सेज नहीं है। बात जरूर हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि भाई जाओ, मगर आपको एक्चुअली मोटिवेट करना चाहिए कि जाओ, आप देखो। ये उनके लिए तो हैं ही जिनकी ज़िंदगियां खतरे में होती हैं, जो विक्टिम बनते हैं इन जगहों के ऊपर कि किस तरीके से। बट अगर ये उन लोगों के लिए भी है जो इस चीज़ को अंजाम देते हैं, अगर एक मोमेंट के लिए भी सुसाइड वेस्ट पहने हुए आदमी एक सेकंड के लिए भी झिझक उसके मन में आती है, तो कहीं पर ये कोशिश जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि ये इसको थिएटर मिले, लोग इसको सपोर्ट करें। अपने आसपास के एरिया में, इंटीरियर्स में, जहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर भी ये फिल्म जाए। क्योंकि हम बहुत कम स्क्रीन्स हमको मिली हैं, और वो तभी मिलेगी जब लोग उसके लिए उत्साह दिखाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल सर, एज अ फिल्म मेकर क्या चैलेंजेस थे? मतलब कंट्रोवर्सीज थी, फिल्म को स्क्रीन नहीं मिल रही है, तो इसको और भी कोई कंट्रोवर्सीज थी? मतलब एक्टर्स ने शायद आपको सपोर्ट नहीं किया या इस तरह का देखिए, कुछ? इसी वजह से कि जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं, उसके अंदर आपको लोग टारगेट करते हैं। फ़ायदा तो बहुत दूर की बात होती है, मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। फिर स्क्रीन पर रिलीज़ होती है, नहीं होती है, विरोध होता है। अब हर फॉर्म में आप देखते ही चले आ रहे हैं, तो अपनी जगह पर तो वो एक्टर सही थे। क्योंकि या वो स्टूडियोज़ या प्रोडक्शन हाउसेज़ या वो एक्टर्स जिनके जो भी परेशानियाँ या उन्होंने ये सोचा था कि मुश्किलें आ सकती हैं, वो मुश्किलें हमें आ रही हैं। तो इन अ वे तो वो लोग समझदार हैं। हम ही जज़्बाती हैं कि हम चाहते हैं कि सही विषयों को लोगों के बीच में लेके आएँ। लेकिन एक उत्साहवर्धक बात जो है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो ये कि हाल ही के दिनों में ऑडियंस जागरूक हुई है। उसी उम्मीद के ऊपर हिम्मत होती है कि आप अपने काम को लोगों के बीच में लेके आते हैं, कि वो आपके काम को, उसका जो सही सम्मान है, वो दिलवाएँगे। सर, अगर मैं आपको मतलब एक चीज़ बताना चाहूँ, तो मुझे कुछ दिन पहले ये चीज़ पता चली फ्रॉम वन अदर डायरेक्टर कि कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई थी, उसे 400 स्क्रीन्स मिली थी शायद एक हफ्ते में, एंड फिर वर्ड ऑफ माउथ से वो फिल्म इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि उसे लोग सपोर्ट करने लगे, एंड उसे फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने लगी। तो आई होप सो सेम हैपेंस विद 72 हूर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया जो है, ये लोगों तक आना चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि होता क्या है एक्चुअली। तो सर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच जय। या लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग थैंक दिस। यू। तो एज अ डायरेक्टर ये था संजय सिंह चौहान जी का पर्सपेक्टिव इस पूरी फिल्म को लेकर। उन्होंने जहाँ एक तरफ बताया कि इस फिल्म को लेकर उनकी विचारधारा क्या थी, दूसरी ओर उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से आर्टिफिशियली बिल्ड किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं गुलाब सिंह तनवर जी का पर्सपेक्टिव, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। सर, सबसे पहले मुझे आपसे सवाल यही पूछना है कि 72 हो रही फिल्म आ रही है, किस तरह से आपकी जर्नी रही है इस फिल्म के साथ में? क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत बैकलैश भी मिला है फिल्म को, तो एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या मतलब चैलेंजेस रहे हैं, किस तरह से आपकी जर्नी रही है, अगर आप वो बता सकते। ज़रूर। जैसे देखो, इसमें सौभाग्यशाली हैं हम कि एक अलग तरह की यात्रा, अलग तरह की जर्नी डे वन से, जो एक रन ऑफ द मिल आप फिल्म मेकिंग करते हैं, उससे लीक से हटके चीज़ें प्रारंभ हुई, और वो लीक से हटके ही चल रही है। तो जब आप लीक से हटके चलते हो, नए नए रास्ते तय करते हो, अपने अपने झाड़ झंखाड़ काटते हो, उनके बीच में से पगडंडी बना के निकलते हो, तो उसका आनंद, वो जो एक्सप्लोर करने का आनंद है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है। लेकिन बार बार कई जगह कांटे भी चुभते हैं, और कई जगह कोहनियों पे भी घाव होते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वो डे वन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये राह वो है जो हमने चुनी है। उस पे ये कांटे और कोहनियाँ और घुटनों के ऊपर घाव तो होंगे। और जो आपने जानने की बात करी, तो अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 10 साल हो गया इस बात को। एक 10 साल लंबी, एक दशक बीत गया, और एक दशक से जी रहे हैं, तो बहुत अपनापन हाँ। हो गया है फिल्म से। ऐसे लग रहा है कि जीवन का एक असेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। तो संजय से हमारी मुलाकात हुई थी, किसी और विषय को लेके हम बात कर रहे थे नोवोटेल में बैठ के, और बात बात में कॉफ़ी पीते पीते संजय ने बोला कि सर, एक और छोटी फिल्म है मेरे पास जो हम कर सकते हैं। तो मैं कहा, क्या है? उसने सिर्फ वन लाइनर बताया कि इस तरीके से दो आतंकवादियों की कहानी है जो आकर के काफिरों को मारने के लिए, और उनको रिवॉर्ड ऑफर किया गया है कि जन्नत जाएंगे और हुरें आपको मिलेगी। तो मैंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस? कहता, सर वही बात है, कॉन्सिक्वेंसेस अगर
मैं तो तैयार हूँ कॉन्सिक्वेंसेस लेने के लिए, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो हम बात आगे करें। तो मैंने कहा नहीं, हो गई, हम शुरुआत करते हैं और पहले यही करते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत हो गई जी। तो सर आपने जैसे बात की कांटों की, चोट लगने की, तो इसके ऊपर आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? हाँ, वो तो एंडलेस स्टोरी है। अब सबसे पहले हम नए-नए प्रोड्यूसर थे। मैं अपने व्यावसायिक रूप से मैं पायलट हूँ। एविएशन कंपनी में चलाता हूँ, मैं फाउंडर हूँ सारथी एयरवेज का। और भगवान की दया से अच्छा काम है, अच्छा नाम है और ठीक से ज़िंदगी चल रही है। लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की आदत है कि एक जो रास्ता बन गया, अब नया क्या? तो फ़िल्म इंडस्ट्री से मैं बहुत पहले समय से जुड़ा था, इसलिए जुड़ा था कि जब हमने एविएशन कंपनी स्टार्ट की तो हेलीकॉप्टर्स हमने ऑपरेट करना चालू किया। ये वो दौर था जैसे जब एरियल फोटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस में हेलीकॉप्टर्स बहुत इस्तेमाल होते थे। तो लगभग 10-12 साल का ऐसा दौर गुजरा जब अधिकांशतः मेरे हेलीकॉप्टर सिनेमा में जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन सबके साथ रहा। सबसे उठना बैठना मिलना ये सब चलता रहा, सबसे दोस्ती हो गई इंडस्ट्री में। और सपना था कि फिल्म में कुछ तो करना है। तो एक ही चारा नज़र आया कि क्यों नहीं हम भी फिल्म बनाना शुरू करें। तो एक ब्लू वाटर मोशन पिक्चर्स एंड सारथी एंटरटेनमेंट, ये दो कंपनीज हैं हमारी। तो वो शुरुआत की। तो नए-नए इस सुविधा की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, नया था। तो कि हमको ये था कि फ़िल्म जब सेटअप करते हैं तो कहीं से फंड मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम ये प्रोजेक्ट पे लेके बात करना शुरू किया, तो जहाँ जाओ वहाँ दरवाजे बंद कर दिए गए और बहुत तरीके से समझाया गया कि आप ऐसी भूल ना करें। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी इसको कोई फंड नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है। जो डर है इसको करने का, बैकलैशेस आने का, थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू यू, योर कैरियर, योर प्रोफेशन, एवरीथिंग यू हैव टू फेस। सो मैंने कहा अब जो निकल गए रास्ते पे हम जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये नहीं हो पाएगा। तो हमने अपना ही जो जितना पैसा अपनी पूंजी जमा पूंजी थी उसको डाल के धीरे धीरे काम शुरू किया। अब उसमें ये हुआ कि शुरुआती दौर में जो एक्टर थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया लास्ट मोमेंट पे। तो हमारा सेट खड़ा रहा, वो पैसा अलग लगता रहा। हमारी एक एनी ब्रांड करके वीएफएक्स कंपनी थी पुणे में, वो बड़े एक्साइटेडली आए, मिले, हमको अपनी फैसिलिटीज़ दिखाई, हम साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कहने लगा वीएफएक्स का काम हम बहुत अच्छा करेंगे। शूट के दौरान उन्होंने पूरा मार्क लगा लगा के और जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे भी आवश्यकता थी वीएफएक्स का वो करके पूरा प्रोफेशनली काम किया। और कुछ दिन बाद वो थैंक यू कह के चलते बने अच्छा। कि हाँ, उनको लगा कि नहीं काम तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या करें। तो जहाँ बजट उसका हम मान के चल रहे थे कि 1 करोड़ में वीएफएक्स हो गया, वो जब हम बाकी लोगों के पास पहुँचे तो कोई 5 करोड़ और 7 करोड़ कोट करने लगा। तो इस तरीके से फ़िल्म का बजट बढ़ने लगा, चीज़ें बढ़ने लगी, लोगों का नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड सामने आने लगा। और जिससे भी मदद मांगो कहते कि आप क्यों जाया कर रहे हैं, वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। बल्कि कई लोग थे जो उस दौरान मैंने कई फिल्में बनाई। मैंने 3 करके एक फिल्म बच्चन साहब, नवाज भाई और विद्या जी को लेके बनाई है। पास्ट बनाई है जो लीना ने डायरेक्ट की है, अजय भाई भी उसमें प्रोड्यूसर रहे हैं हमारे साथ, अजय देवगन साहब। और उसके बाद राजमा चावल करके हमने एक फिल्म बनाई जो नेटफ्लिक्स पे है। तो अब चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से लगातार जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मिलते और वो बैठ के मेरा बड़े एक ताना सा मारते थे, अरे ये क्या आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, इसको सेल कर दीजिए सर। तो मैं कहा ये फितरत में नहीं है सेल करना, हम सेल तो नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो संजय भी जुटे रहे, हम भी जुटे रहे, समय के साथ जो भी बाधाएं आती गई वो रास्ते भी निकलते गए और आज हम यहाँ बैठे हैं, फिल्म कंप्लीट हो गई है। रिलीज करने के लिए भी वही चैलेंज हमारे सामने रहे कि हम, ये भी एक बड़ा पैसा मांगता है रिलीज़ करना फिल्म को, और इस विधा को हम बहुत समझते भी नहीं हैं, क्योंकि फिल्म बनाना तो हम सीख गए। जैसे अभिमन्यु की स्थिति है ना कि वो युद्ध में उसमें केंद्र में जाना तो सीख गए, लेकिन उसे बाहर कैसे आना है वो नहीं जानकारी है। तो हम बहुत पिछले कई समय से प्रयास करते रहे कि क्या किया जाए, कैसे कोई तो मदद करे, लेकिन वहाँ पे ही फिर वही दरवाजे बंद किए गए। कई अभी लास्ट मिनट पे भी एक स्टूडियो ने हमको बोला कि किसी एक व्यक्ति ने बोला आप फिल्म दिखाइए, हम करेंगे। 2 घंटे में फ़ोन आ गया कि नहीं सब कंट्रोवर्शियल है, हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि अब बंद कर दो, अब जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए,
हम अपने आप करेंगे। तो फिर बैठ के कुछ दिन स्टडी किया, कैसे करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको ऑन बोर्ड लेना है, क्या करना है, वो सीखा, किया, कर रहे हैं। लेकिन अब चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। अपना ही पैसा लगाना है तो कितना हम जुटा पाएंगे, कितनी स्क्रीन हमको मिल पाएगी, क्योंकि हमारे उस तरह के कॉन्टैक्ट नहीं है, उस तरह की जान पहचान नहीं है जो स्टूडियोज़ की होती है। तो अब जनता से, आपसे, सब लोगों से, दर्शकों से हम अपील कर सकते हैं कि मदद करें और लोगों को मोटिवेट करें, अपने सिनेमाघरों में जाके डिमांड करें कि भाई ये लगाइए, तो इसको हम दिखा पाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। सर मैंने एक्चुअली जस्ट आज आने के पहले IMDb पे चेक किया था। सो IMDb पे 72 हूरे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स है। तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेके। पर मुझे आपसे एज अ प्रोड्यूसर जानना है कि जैसे आपने कहा कि इतने चैलेंजेस थे बट स्टिल आप इस फिल्म से जुड़े रहे और कोई स्टूडियो की बैकिंग नहीं थी, चैलेंजेस बहुत सारे थे, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है फिल्म से, आप क्यों जुड़े रहे अभी तक? दो तरह के काम इंसान जीवन में करता है। एक काम जो रूटीन का काम होता है कि आपको रोज़ उठना है, स्नान करना है, ऑफिस जाना है, लोगों से मिलना है, व्यावसायिक बात करनी है, पारिवारिक बात करनी है, शाम को डिनर लेके सो जाना है। और एक होता है जो जीवन का मिशन बन जाता है। ये फिल्म जब आई थी, इसकी स्टोरी जो थी, इसके लिए ये इतना प्रभावित हमको कर रही थी डे वन से कि ये एक ऐसा है जो लोगों को जानना चाहिए, उन लोगों को भी जो आतंकवाद फैलाते हैं, वो लोग जो कि उस मशीनरी का हिस्सा बन जाते हैं, और उनसे ज़्यादा वो लोग जो कि इसके शिकार हैं। उनको पता नहीं है कि बहेलिया कहाँ से आ रहा है, शिकारी कहाँ से आ रहा है, बंदूक किधर लगी हुई है और कब किसको उड़ा दिया जाएगा। अभी सरकारें बदल गई है, माहौल बदल गया है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है 2014 के बाद। लेकिन उसके पहले की स्थिति आपको भी, आप उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके पहले की कुछ स्थिति आपको पता होगी। 2000 कभी पार्लियामेंट में अटैक हो रहा है, कभी ट्रेन्स में ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में जीके में अटैक हो गया, कभी जयपुर में 5 जगह 12 जगह अटैक हो गया। मतलब कोई महीना ऐसा नहीं आता था कि भारत में किसी न किसी कोने में कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा हो, आत्मघाती हमला नहीं हो रहा हो, मासूम जानें नहीं जा रही हो। तो ये तो पता रहे व्यक्तियों को कि खतरा कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है। तो मैंने कहा कि ये निश्चित रूप से फ़िल्म मेकिंग एक व्यवसाय है, हम, और व्यवसाय में हमेशा इंसान चाहता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन उसके पैरेलल अगर हमको एक मैसेज देने का, एक जानकारी देने का, और जो भी पूर्वाग्रह है आतंकवाद को लेके और कैसे पनपता है, लोगों को जानकारी नहीं है, वो जानकारी लोगों तक लेके आने का अगर कहीं कोई एक मौका मिल रहा है तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं कि एक ऐसी यादगार फिल्म बनाने का मौका मिले, तो हमने उसको तुरंत उठा लिया। जी। सर जब एक ऐसी फिल्म आती है जिसका शायद सोसाइटी पे एक उसका अफेक्ट होगा उसके वजह से, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो इस स्थिति में एक प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है, किस तरह से आप कैप्टन ऑफ द शिप बन के इस पूरे चीज़ को आगे लेकर जाते हैं? हाँ, वो तो देखिए, कोई भी फ़िल्म बनाएँ आप, अगर मतलब या कोई भी काम करें, जिस व्यक्ति को उस काम को देने का, करने का नेतृत्व मिला हुआ है, उसको पूरी शिद्दत से निभाना ही चाहिए। फ़िल्म मेकिंग में बहुत लेयर्स हैं। खाली पैसा जुटा लेने से फ़िल्म नहीं बनती। पैसा होने के बावजूद भी आपको बहुत सारा टैलेंट एक साथ, एक छत के नीचे लेके आना है। कलाकार जो है होते हैं, वो बड़े अपने हरफन-मौला होते हैं। उनको आप खाली पैसे से या पैसा दिखा के या चकाचौंध दे के, जो अच्छा कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपना मनमौजी होता है। उसको भी ट्रस्ट होना चाहिए, उसको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है। तभी वो आपके साथ जुड़ता है। तो अच्छे कलाकारों को साथ लेके आना, अच्छी व्यवस्थाएँ लेना, टेक्नीशियंस अच्छे, सिनेमेटोग्राफर, आर्ट और जो भी कॉस्ट्यूम जो कुछ भी है वो अच्छे लोगों के साथ लेके बनाना। तो ये प्रोड्यूसर पे बड़ा एक दायित्व होता है, और वो निभाना जो है वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। सर आपने बीच में एक बात कही कि जब आप मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री से और भी लोगों से बात करते थे, तो वो आपसे कहते थे कि फ़िल्म को सेल कर दीजिए, इस आइडिया को, और सेल कर दीजिए, बंद ओके, कर दीजिए। ओके, ओके। सेल करना तो कोई बायर था ही हाँ। नहीं। सेल कर दीजिए कि ये आपने अच्छा। जो कुछ लगा दिया है वो लगा के भूल जाइए, और पैसा मत बर्बाद करिए कि ओके। जितना आपने लगाया वो बर्बाद हो चुका है, आगे की बर्बादी आप रोक लीजिए। वो ओके। ये कहते थे। तो इस वक़्त आपका उन लोगों के लिए या पूरे दुनिया के लिए क्या मैसेज होगा इस फ़िल्म को लेके? नहीं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो कहा अपनी बुद्धि से कहा और ठीक कहा, और वो मेरे वेल विशर हैं इसलिए कहा। मैं उनका, उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका मित्र है या आपका सहयोगी है, आपके साथ अपनापन रखता है, क्योंकि जैसा माहौल है
ऐसा माहौल है, सबको ये लग ही रहा होता है कि ऐसी चैलेंजिंग चीज़। और देखिए, आज बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, लेकिन वो इस्लामोफोबिया से उलट स्थिति है। बहुत लोग बोलते हैं इस्लामोफोबिया है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। हम कह रहे हैं स्थिति इतनी है कि आप मुसलमान को मुसलमान कह के नहीं पुकार सकते। आप उनके द्वारा फैलाई गई किसी गंदगी के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एक बंदा जब फिल्म आती है, कोई उद्वेलित नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है, कोई गाली नहीं किसी को नहीं दे रहा। मेरे को नहीं लगता कि किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या किसी एक्टर को किसी ने गाली दी होगी। लेकिन जिस दिन से बेहतर हूरों के बारे में जानकारी मिली है, हम सिर्फ और सिर्फ गाली और धमकियाँ वो जीवन का हिस्सा बन गई है। ये ऐसी परंपरा है कि हम कुछ भी करें, सही या गलत, किसी को हम बोलने नहीं देंगे। वो जो फियर साइकोसिस बनाया हुआ है इन्होंने, उसकी वजह से आम लोगों में एक धारणा है कि भाई बच के रहिए, क्यों इसमें जाना है। इसलिए उनका कहा उनका ठीक था, लेकिन मेरी अपनी सोच है। कहीं हद तक मेरा परिवार, आज भी मेरे परिवार, मेरी बहन का फ़ोन आता है। अब सेंसर बोर्ड ने कहा कि जैसे ट्रेलर में कुरान को दिखाया तो उसको आप नहीं दिखा सकते, सेंसर बोर्ड ने कहा, तो उसके ऊपर आपकी मतलब क्या आपकी राय है या आपके व्यूज? उससे जयस आहत भी है, परेशान भी है कि ये मेरा कैसा भारत है जहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कुरान को आप म्यूट करिए। आज मैं भी मानता हूँ हर धर्म और हर धर्म ग्रंथ सम्मान योग्य है, उसके सम्मान में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे बेशक किसी भी धर्म का वो ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का विचारधारा हो, उसको हम नहीं करते। और ये जो उस धर्म से रिलेटेड संबंधित, वो लोग भी कहते हैं कि ये धर्म नहीं कह रहा है, उसका मिसयूज, मिस इंटरप्रिटेशन बना करके इस मुसलमान समाज में जो चर्चित बातें चलती है, कहीं बताते कि हदीस में ऐसा लिखा है, तो उसके आधार पर आतंकवादी लोग जो है उसको एक इंस्ट्रूमेंट की जैसे इस्तेमाल करते हैं, टूल किट की जैसे इस्तेमाल करते हैं इनोसेंट लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए। तो उसमें कहाँ पे कोई कुरान के सम्मान में कमी थोड़ी हो रही है। आज मैंने ये बात बार बार बोली है कि भाई कितनी फिल्मों में चोर, उचक्का, मक्कार, बेईमान, स्मगलर, डाकू, उसको दिखाया जाता है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ और मैं गीता को हाजिर नाजिर रख के कसम खाता हूँ। कभी उसको म्यूट करने के लिए बोला किसी ने? और कुरान के लिए कोई सम्मान में कमी नहीं है, बहुत सम्मान है हमारा, और रहना चाहिए, हर व्यक्ति का रहना चाहिए, हर धर्म ग्रंथ के बारे में रहना चाहिए। किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो उस विचारधारा की एक बात है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म तो अंततोगत्वा बात एक ही करते हैं। कोई इंटरप्रिटेशन का फ़र्क हो सकता है, मूल सबका एक ही है। तो लेकिन आप उसके लिए इतना कॉन्शियस है कि आप कहते हैं कुरान को म्यूट कर दीजिए, ये बहुत उद्वेलित करने वाली और आहत करने वाली बात है। उसको हमने स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए हमने फिर उस लेटर का जवाब नहीं देते हुए हमने उसको डिजिटली रिलीज़ कर दिया। हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी साक्ष्य को, किसी भी स्थान को कोई भी कितनी बार भी गाली देता हुआ दिखा दे, आप राधा के नाम पे, सीता के नाम पे, माता के नाम पे कुछ भी अपशब्द बोलने की सबको आज़ादी है, और जब अगर कोई कहता है तो उसको बोलते कि ये भगवा आतंकवाद है। मैं सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अवधारणा जो चलती, जो वामपंथी लोग और जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जो जिन बातों को लेके आते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने दीजिए उसको। हम तो पूरे सम्मानपूर्वक बात कर रहे हैं, उसमें भी आप रोक देते हैं। तो ये इस सदी के इस भारत में, जहाँ पे हमारे आज़ादी के 75 साल मना के हम आगे बढ़ रहे हैं, ये किस आधार पे अधिकारी लोग ऐसी बात कर रहे हैं? ये विचारणीय है। मैं समझता हूँ कि देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को, सेंसर बोर्ड के कर्ता धर्ता लोगों को और आईएनबी मिनिस्ट्री को, सबको इस बात पे विचार करना चाहिए कि अनर्गल किसी भी तरीके से किसी के काम आप रोकते रहिए। और जिस तरीके से उन्होंने 9 दिन बाद हमको सो कॉज नोटिस जो इशू किया है, वो 9 दिन बाद किया, हमारे पास रिएक्शन करने का टाइम कहाँ है? और उसके बाद वो एक लीपापोती करके एक अपना एक प्रेस नोट जारी करते कि साहब वो हमने मना नहीं किया है, इसके पे कार्य चल रहा है, हमने उनसे ऑब्जेक्शन का जवाब मांगा है। भाई वो तो आपका पर्पस खत्म हो गया। भाई दवा की जब जहाँ ज़रूरत है तब दीजिए ना। जब पेशेंट ठीक होके निकल गया है, मर गया, तो उसके बाद तो दवा की, आप उसके बाद दवा भेज रहे हैं, हकीम भेज रहे हैं, क्या फ़ायदा है? ये चीज़ है। कोई आखिरी मैसेज क्यों लोगों को फिल्म देखनी चाहिए? आप सब लोगों से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमने बहुत कुछ मेहनत करके और बहुत प्रयास करके, लगभग 1 दशक अपने जीवन का समय दे करके ये फिल्म को एक मिशन के तौर पे लेके हमने बनाया है। अपना सर्वस्व इस पे न्यौछावर किया, लगा दिया है। और अब
एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होने के नाते जहाँ हमारे साथ कोई स्टूडियो ना था ना आज है, तो हमारी बहुत हैसियत नहीं है। हम जैसे तैसे कुछ सिनेमाघरों में फ़िल्म रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाघर मालिकों को, वहाँ के मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करें और कहें कि हम फ़िल्म देखने आएंगे, आप अपने सिनेमाघर में इस फ़िल्म को लगाइए। तो हम चाहते हैं कि आपके प्रयास से और आपके सहयोग से ये फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाघरों में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए और उसको देख कर के आप हमें बताएं कि आपको फ़िल्म कैसी लगी। वो सबके लिए हमेशा हम आपके ऋणी रहेंगे, अनुग्रहित रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।